Assalamualaikum. Today we will discuss the fate of pyruvate produced from glycolysis. यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो पायरुवेट प्रोड्यूस हुआ था ग्लाइकोलिसिस से, उसके साथ मज़ीद क्या उसके साथ कौन से रिएक्शन होते हैं और आगे उसके साथ क्या बनती है। तो यहाँ पर जो है पायरुवेट के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, और पायरुवेट को कन्वर्ट कर देता है एसिटाइल को ए में, जो सबस्ट्रेट है TCA का क्रेब्स साइकिल का, जहाँ पर मज़ीद एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और साथ ही ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और -33.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोड्यूस होती है यहाँ पर इस रिएक्शन में। जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है, ये 3 एंजाइम्स का कॉम्प्लेक्स है, E1, E2 और E3। इसके अलावा यहाँ पर 5 कोफैक्टर्स यूज़ होते हैं, कोएंजाइम A, NADH, थायमीन पायरोफॉस्फेट, लाइपोलेट और लाइपोइक एसिड, या और इसके अलावा जो है FADH यूज़ होता है। किस तरह से जो है पायरुवेट वो एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर वो हम बताएंगे। सबसे पहले जो है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम E1 जो है वो पायरुवेट पे एक्ट करता है और डीकार्बोक्सिलेशन करवा देता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज़ होती है, और जो इसका हाइड्रोक्सी इथाइल डेरिवेटिव है वो थायमीन पायरोफॉस्फेट को ट्रांसफ़र हो जाता है। थायमीन पायरोफॉस्फेट इसको लेकर जाता है लाइपोइक एसिड के पास, डाईहाइड्रोलाइपोइल ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम्स के पास, ये E2 है, और यहाँ पर ये इसका जो हाइड्रोक्सी इथाइल पार्ट है वो ले लेता है और सल्फाइड बॉन्ड के ज़रिए इसको लेकर कोएंजाइम A की तरफ चला जाता है। वहाँ पर जो है इसका एसिटाइल ग्रुप कोएंजाइम A को ट्रांसफ़र हो जाता है, जो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल को A में, और डाईहाइड्रोलाइपोइल ट्रांसएसिटाइलेज जो है वो रिड्यूस फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। अब ये जो रिड्यूस फॉर्म में है, इसकी ऑक्सीडेशन करवाने के लिए FAD आता है। FAD इसकी ऑक्सीडेशन करवाता है और खुद जो है रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद इसकी इस रिड्यूस फॉर्म को ऑक्सीडाइज करवाने के लिए NADH आता है और इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और NAD खुद जो है इटसेल्फ वो रिड्यूस हो जाता है। इस तरह इस सारे मैकेनिज्म्स में जो है पायरुवेट वो कन्वर्ट हो चुका हुआ है एसिटाइल को A में, जो कि सबस्ट्रेट है TCA साइकिल का। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह जो है अगर E1 कंपोनेंट में कोई डेफिशिएंसी हो जाए तो PDH कॉम्प्लेक्स पे क्या असर होता है। अगर E1 कंपोनेंट में डेफिशिएंसी हो जाए तो एक डिजीज़ काज करता है, कंजेनिटल लैक्टिक एसिडोसिस उसे कहते हैं। ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज़ है, मेल्स और फीमेल्स दोनों में ये पाई जाती है। इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से पायरुवेट एसिटाइल को A में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है वाया लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स के ज़रिए। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन सेल्स हैं इटसेल्फ वो एनर्जी प्रोड्यूस करने में इतना ज़्यादा हिस्सा नहीं लेते, लेकिन बहुत ज़्यादा ये एनर्जी यूज़ करते हैं, और एनर्जी डिप्लीशन हो जाए तो उसको भी बियर नहीं कर सकते। इसके अलावा ये सेंसिटिव होते हैं एसिडोसिस के ज़रिए। अगर इस एंजाइम में डेफिशिएंसी हो जाए तो एनर्जी डिप्लीट होना शुरू हो जाती है, ATP नहीं बनती। सो क्या होता है, न्यूरो डिजेनरेशन शुरू हो जाती है, मेंटल इनएक्टिविटी, इसके अलावा मसल्स स्पेस्टिसिटी शुरू हो जाती है। इसमें मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है और वो खुद ही से कांपना शुरू हो जाते हैं मसल्स, और बहुत ही पेन होती है। एंड अगर ये चाइल्डहुड में हो, यानी कि बच्चों में बहुत ही अर्ली एज में, तो ये डेथ भी काज कर सकता है। इसका ऐसा कोई ट्रीटमेंट जो है अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर डाइटरी रिस्ट्रिक्शन को फॉलो किया जाए, यानी कार्बोहाइड्रेट्स सप्लीमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, कम इस्तेमाल किया जाए, विद TTP सप्लीमेंट्स यानी कि थायमीन पायरोफॉस्फेट ज़्यादा यूज़ किया जाए, क्योंकि ये जो है E1 के तौर पर एक्ट करता है, तो ये सिम्टम्स जो हैं कुछ कम हो सकती हैं। इसके अलावा लीफ सिंड्रोम है, ये एक
रेयर प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये भी अगर एटीपी माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी प्रोडक्शन में कोई डिफेक्ट हो जाए, यानी कि अगर एटीपी प्रोड्यूस नहीं हो रही तो क्या वजह है? ये वजह जो है ये पीडीएच कॉम्प्लेक्स में म्यूटेशन हो सकती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में म्यूटेशन हो सकती है, उसमें कोई इम्पेयरमेंट हो सकती है, एटीपी सिंथेज में कोई इम्पेयरमेंट हो सकती है, उसकी वजह से एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होगी, उसमें डिफेक्ट आ जाएगा, तो उसकी वजह से लीफ सिंड्रोम होता है। ये जो है बोथ न्यूक्लियर और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में हो सकता है, यानी कि अगर आपका न्यूक्लियर डीएनए अफेक्टेड है या फिर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अफेक्टेड है, उसमें म्यूटेशन है, तो ये लीफ सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा अगर थायमीन या नियासिन जो विटामिन के तौर पर रिक्वायर्ड होते हैं, को फैक्टर हैं पीडीएच कॉम्प्लेक्स के, इनमें इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि ब्रेन सेल जो हैं वो सफिशिएंट एटीपी प्रोड्यूस नहीं कर सकते और टीसीए पे डिपेंड करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और अगर इनका पीडीएच कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव हो जाएगा तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, इसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम हो जाती है। वर्निक कोर्साकॉफ ये भी एक डिजीज़ है, सिंड्रोम है, इसको इंसेफेलोपैथी साइकोसिस सिंड्रोम भी कहते हैं, और ये थायमीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से ये होता है। कुछ ऐसे पेशेंट्स जो अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो सकता है। अल्कोहल की कंजप्शन अगर ज़्यादा की जाए तो थायमीन और नियासिन विटामिन की अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से ये विटामिन्स डेफिशिएंट हो जाएंगे हमारी बॉडी में, इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और पीडीएच कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिकली इनएक्टिव हो जाएगा, और ये सारी डिजीज़ के साथ हमारी बॉडी में जो है एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं हो सकेगी। एनएडी खुद जो है इटसेल्फ वो रिड्यूस हो जाता है। इस तरह ये सारे मैकेनिज्म्स में जो है पायरुवेट वो कन्वर्ट हो चुका हुआ है एसिटाइल को ए में, जो कि सबस्ट्रेट है टीसीए साइकिल का। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह जो है अगर E1 कंपोनेंट में कोई डेफिशिएंसी हो जाए तो पीडीएच कॉम्प्लेक्स पे क्या असर होता है। अगर E1 कंपोनेंट में डेफिशिएंसी हो जाए तो एक डिजीज़ काज करता है, कंजेनिटल लैक्टिक एसिडोसिस उसे कहते हैं। ये एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज़ है, मेल्स और फीमेल्स दोनों में ये पाई जाती है। इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से पायरुवेट एसिटाइल को ए में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है वाया लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स के ज़रिए। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन सेल्स हैं इटसेल्फ वो एनर्जी प्रोड्यूस करने में इतना ज़्यादा हिस्सा नहीं लेते, लेकिन बहुत ज़्यादा ये एनर्जी यूज़ करते हैं, और एनर्जी डिप्लीशन हो जाए तो उसको भी बियर नहीं कर सकते। इसके अलावा ये सेंसिटिव होते हैं एसिडोसिस के ज़रिए। अगर इस एंजाइम में डेफिशिएंसी हो जाए तो एनर्जी डिप्लीट होना शुरू हो जाती है, एटीपी नहीं बनती। सो क्या होता है, न्यूरो डिजेनरेशन शुरू हो जाती है, मेंटल इनएक्टिविटी, इसके अलावा मसल्स स्पेस्टिसिटी शुरू हो जाती है, इसमें मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है और वो खुद ही से कांपना शुरू हो जाते हैं मसल्स, और बहुत ही पेन होती है। एंड अगर ये चाइल्डहुड में हो, यानी कि बच्चों में बहुत ही अर्ली एज में, तो ये डेथ भी काज कर सकता है। इसका ऐसा कोई ट्रीटमेंट जो है अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर डाइटरी रिस्ट्रिक्शन को फॉलो किया जाए, यानी कार्बोहाइड्रेट्स सप्लीमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, कम इस्तेमाल किया जाए, विद टीटीपी सप्लीमेंट्स यानी कि थायमीन पायरोफॉस्फेट ज़्यादा यूज़ किया जाए, क्योंकि ये जो है E1 के तौर पर एक्ट करता है, तो ये सिम्टम्स जो हैं कुछ कम हो सकती हैं। इसके अलावा लीफ सिंड्रोम है, ये एक रेयर प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये भी अगर एटीपी माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी प्रोडक्शन में कोई डिफेक्ट हो जाए, यानी कि अगर एटीपी प्रोड्यूस नहीं हो रही तो क्या वजह है? ये वजह जो है ये पीडीएच कॉम्प्लेक्स में म्यूटेशन हो सकती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में म्यूटेशन हो सकती है, उसमें कोई इम्पेयरमेंट हो सकती है, एटीपी सिंथेज में कोई इम्पेयरमेंट हो सकती है, उसकी वजह से एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होगी, उसमें डिफेक्ट आ जाएगा, तो उसकी वजह से लीफ सिंड्रोम होता है। ये जो है बोथ न्यूक्लियर और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में हो सकता है, यानी कि अगर आपका न्यूक्लियर डीएनए अफेक्टेड है या फिर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अफेक्टेड है, उसमें म्यूटेशन है, तो ये लीफ सिंड्रोम हो जाती है। मेंटल इनएक्टिविटी,
इसके अलावा मसल्स स्पेस्टिसिटी शुरू हो जाती है, इसमें मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है और वो खुद ही से कांपना शुरू हो जाते हैं मसल्स और बहुत ही पेन होती है। एंड अगर ये चाइल्डहुड में हो यानी कि बच्चों में बहुत ही अर्ली एज में, तो ये डेथ भी काज कर सकता है। इसका ऐसा कोई ट्रीटमेंट जो है अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर डाइटरी रिस्ट्रिक्शन को फॉलो किया जाए यानी कार्बोहाइड्रेट्स सप्लीमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, कम इस्तेमाल किया जाए, विद टीटीपी सप्लीमेंट्स यानी कि थायमिन पायरोफॉस्फेट ज़्यादा यूज़ किया जाए क्योंकि ये जो है E1 के तौर पर एक्ट करता है, तो ये सिम्टम्स जो हैं कुछ कम हो सकती हैं। इसके अलावा लीफ सिंड्रोम है, ये एक रेयर प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये भी अगर एटीपी माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी प्रोडक्शन में कोई डिफेक्ट हो जाए यानी कि अगर एटीपी प्रोड्यूस नहीं हो रही तो क्या वजह है, ये वजह जो है ये पीडीएच कॉम्प्लेक्स में म्यूटेशन हो सकती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में म्यूटेशन हो सकती है, उसमें कोई इम्पेयरमेंट हो सकती है, एटीपी सिंथेज में कोई इम्पेयरमेंट हो सकती है, उसकी वजह से एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होगी, उसमें डिफेक्ट आ जाएगा, तो उसकी वजह से लीफ सिंड्रोम होता है। ये जो है बोथ न्यूक्लियर और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में हो सकता है, यानी कि अगर आपका न्यूक्लियर डीएनए अफेक्टेड है या फिर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अफेक्टेड है, उसमें म्यूटेशन है, तो ये लीफ सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा अगर थायमीन या नियासिन जो विटामिन के तौर पर रिक्वायर्ड होते हैं, को फैक्टर हैं पीडीएच कॉम्प्लेक्स के, इनमें इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्योंकि ब्रेन सेल जो हैं वो सफिशिएंट एटीपी प्रोड्यूस नहीं कर सकते और टीसीए पे डिपेंड करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और अगर इनका पीडीएच कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव हो जाएगा तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, इसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम हो जाती है। कोर्साकॉफ ये भी एक डिजीज़ है, सिंड्रोम है, इसको इंसेफेलोपैथी साइकोसिस सिंड्रोम भी कहते हैं, और ये थायमीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से ये होता है। कुछ ऐसे पेशेंट्स जो अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें वॉर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो सकता है। अल्कोहल की कंजप्शन अगर ज़्यादा की जाए तो थायमीन और नियासिन विटामिन की अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से ये विटामिन्स डेफिशिएंट हो जाएंगे हमारी बॉडी में, इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और पीडीएच कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिकली इनएक्टिव हो जाएगा और ये सारी डिसीज़ के साथ हमारी बॉडी में जो है एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं हो सकेगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक